नमस्कार दोस्तों, 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस अपने देश भारत लौट आते ही इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए भारत आने के बाद गांधी जी सबसे पहले अपना पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात करते हैं, जो कि उन्हें किसी भी तरह के आंदोलन को शुरू करने से मना करते हैं। गोखले जी गांधी जी को सबसे पहले पूरे देश भर में घूमने की सजेशन देते हैं टू फील द पल्स ऑफ द नेशन। उनका उद्देश्य था कि गांधी जी देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनकी परेशानियों को समझें और उनके मन में आज़ादी और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे। इसके बाद लगभग 1 साल तक गांधी जी देश के कोने कोने में जाकर लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए पूरे देशवासियों को दिल में आज़ादी के फीलिंग को जगाते हैं और पूरे देश को एक साथ मिलकर आज़ादी में हिस्से लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। और यहीं से दोस्तों गांधी जी का सफ़र इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए शुरू हो जाती है। गांधी जी सबसे पहले 25 मई 1915 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नाम करके एक आश्रम को खोलते हैं। इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। 1916 में सबसे पहले वोमेन यूनिवर्सिटी पुणे में स्टेब्लिश की जाती है। इसके साथ साथ 1916 में ही BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही स्टेब्लिश की जाती है। 1916 से पहले इसी BHU को सबसे पहले 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा एज ए सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से शुरू किया जाता है। 1916 में ही होम रूल्स मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की जाती है। इसके बाद दोस्तों इसी वर्ष 1916 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन होती है, जिसको AC मजिंदार के द्वारा लीड की जाती है। कांग्रेस के इतिहास में ऐसी पहली बार होती है जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मिलकर ब्रिटिशर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। 1916 में जब लखनऊ सेशन चल रहा होता है तो इस दौरान बिहार से चलकर एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ला होता है, वो इस सेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं और मिलकर इन्होंने अपना पूरी दुख भरी कहानी को सुनाते हैं कि अंग्रेजों ने उनके साथ उनके किसानों के साथ किस तरह से अन्याय करता है। अगले कुछ ही महीने के बाद 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी समेत मौलाना मजरुल हक, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के नेता अनुग्रह नारायण सिंह निकल पड़ते हैं बिहार के चंपारण जिले में अपने देश के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इस सत्याग्रह के नाम चंपारण सत्याग्रह 1917 के नाम से भी जाना जाता है। इस सत्याग्रह का मेन मकसद होता है कि 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना। 3 कठिया सिस्टम यानी कि किसानों को ये फोर्स की जाती थी कि उनकी जमीन को 20 टुकड़े में डिवाइड करो और उन 20 टुकड़े में से आपको 3 टुकड़े पर आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। और जब ये इंडिगो तैयार हो जाती है तब किसानों से अंग्रेजों के द्वारा कौड़ी के दाम पर खरीदे जाते हैं और इसे इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों के दामों पर बेचा करता है। इस नील की खेती से दोस्तों किसानों का जो जमीन होता है वो कहीं न कहीं बंजर होते जाता है और इस तरह से गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह सक्सेसफुल समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वहां के किसानों के ऊपर मौसम खराब होने के बावजूद भी ब्रिटिशर ने लैंड टैक्सेस को 23% इंक्रीज कर देता है। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और एक महिला इंदु याग्नि निकल पड़ती है इस सत्याग्रह के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। यह सत्याग्रह 1918 में शुरू होती है और 1919 में आकर अंग्रेजों को न सिर्फ 1918 का लैंड टैक्सेस को बल्कि 1919 को भी टैक्स माफ करनी पड़ती है। इसी साल 1918 में मिल स्ट्राइक सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होती है। यह सत्याग्रह इसलिए शुरू होती है क्योंकि वहाँ के मजदूरों को तनख्वाह बहुत ही कम होती है, जिसके लिए मजदूर ने 50% तनख्वाह को बढ़ाने के लिए मांग करता है, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी मांग को पूरी करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं और फाइनली किसानों की तनख्वाह में 35% की इंक्रीजमेंट हो जाती है। यहाँ तक कि गांधी जी का हर एक मिशन सक्सेसफुल रहती है। किसी भी तरह की रुकावट इनकी और देश के आज़ादी के बीच नहीं आती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1998 का एंड होती है, ब्रिटिशर ने 1919 में एक बहुत ही घटिया कानून को पास करता है, जिसे हम लोग रिवॉल्ट एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी भारतीय ब्रिटिशर के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े जाता है तो उन्हें बिना किसी वारंट के 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और
सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया जाता है और इसी अरेस्ट के अगेंस्ट गांधी जी और बड़े बड़े नेता इस कानून को काला कानून कहते हुए इसके अगेंस्ट सारे लोग निकल पड़ते हैं अमृतसर की जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने के लिए। इस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ ये होता है कि इस काले कानून को ब्रिटिश सरकार वापस ले ले और जो पंजाब से 2 बड़े लीडर को अरेस्ट किया जाता है उसे उसी वक्त जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन सारे प्रोटेस्टर इस बात से अनजान होते हैं कि बस कुछ ही दिन के अंदर में इनमें से कितने लोगों की मौत होने वाली है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अफसर जनरल डायर जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं और सारे शांतिपूर्वक प्रोटेस्टर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करता है, जिसके बाद लगभग 1581 मासूम की मौत हो जाती है और हजारों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। और इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से भी जानते हैं। यह वो दिन था दोस्तों जब पूरे भारत के लोग रोया था। इस दिन जितना भी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां देती है उनकी कुर्बानियों को आने वाली अगले 1000 सालों तक अपनी दुनिया नहीं भूलने वाली है। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग कुर्बान होते हैं तो गांधी जी और पूरे देश के लोग एक संकल्प लेते हैं। उनके अंदर इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक अलग सा जुनून आ जाता। उनका कहना था कि अब हमारी भी जान चला जाए कोई भी परवाह नहीं, लेकिन अब इस युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब अपनी सरजमी को इन हरामखोरों से मुक्त कर ही दम लूंगा। अब समय आता है इन ब्रिटिशर को जलियांवाला कांड का बदला लेने का। गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग गांधी जी ने एक फरमान जारी करते हैं कि अब कोई भी देश की जनता इन अंग्रेजों को बनाई हुई सामान को यूज नहीं करेगा। अब पूरे देश अपने ही देश के प्रोडक्ट को यूज करेगा। इन हरामखोरों के प्रोडक्ट को बायकॉट करना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ गांधी जी ने सारे वर्कर को काम पर जाने से भी मना करते हैं, भारतीय कर्मचारियों को ऑफिस जाने से रोकते हैं और बच्चे को ब्रिटिशर के स्कूल जाने से भी रोकते हैं। और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर इन हरामखोरों को भारतीय लोगों की औकात पता चल जाती है जब इनकी प्रोडक्ट को यूज करना बंद हो जाती है। बच्चे इनकी स्कूल जाने से छोड़ देते हैं, सरकारी कर्मचारियां ऑफिस जाने छोड़ देते हैं। तब इनको इतनी बुरी तरीके से सरकार को लॉस होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इनकी इकोनॉमिक्स पूरी तरह से डाउन हो जाती है। अभी इन हरामखोरों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो जलियांवाला कांड की जिम्मेदारी लेता है और इस कांड के लिए एक 1921 में हंटर कमेटी नाम करके एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है जो जलियांवाला कांड की जांच करता। इस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इस कांड के मेन एक्यूज जनरल डायर को सस्पेंड करता है और उसे लंदन भेज देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने इस कांड के मेन एक्यूज को सजा दे दी है और अब आप इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोककर हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल आप करना शुरू कर दो। लेकिन गांधी जी इस बात से साफ मना कर देते हैं और ब्रिटिशर को उनकी मुंह पर वहीं पर उनको जवाब देते हैं कि आपको जो करना है कर लो, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जारी रहेगी। सन 1922 में गांधी जी और उनके साथ कुछ और लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा नाम करके एक जगह से अपना जुलूस निकालते हैं। जब ये जुलूस चौरी चौरा पुलिस स्टेशन से गुजर रहा होता है तो पुलिस के द्वारा इस जुलूस पर गोलियां चला दी जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। इस गुस्से में जुलूस में शामिल हुए कुछ लोग जाकर उस पुलिस स्टेशन को ही आग से जला देता है, जिसकी वजह से करीब 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो जाती है। इस पर गांधी जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी अपना देश आज़ादी के लिए तैयार नहीं हुआ है, हम सबको अभी संभल कर रहना होगा, किसी भी तरह की वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। इस चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेनी पड़ती है। लेकिन गांधी जी का ये डिसीजन सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव और राजगुरु को पसंद नहीं आता है और गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। इन लोगों को ये कहना था कि गांधी जी को इन ब्रिटिशरों को जान की परवाह है, लेकिन अपने देश में मासूम लोग जो कुर्बान हुए उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। एक्चुअली गांधी जी वायलेंस की हमेशा खिलाफ होते हैं और उनका मानना था कि जो काम शांतिपूर्वक हो सकता है वो काम कभी भी वायलेंस से नहीं हो सकती है। लेकिन सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग वायलेंस को ही सपोर्ट करते हैं। इनका मानना था कि इन हरामखोरों को मारकर अपने देश से बाहर भगाएंगे और इसी माइंडसेट को लेकर 1922 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा द स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की जाती है। और इस पार्टी के फॉर्मेशन होने के बाद कुछ कम्युनिस्ट लीडर निकल पड़ते हैं कानपुर के सड़कों पर अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से 1924 में बोल्शेविक्स के अंडर एम एन रॉय, एस ए डंगे और
सैयद उस्मानी को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद इन तीनों कम्युनिस्ट लीडर को बाइज्जत बरी भी कर देता है। 1925 में एमिन रॉय के द्वारा कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की जाती है। 1922 में अंग्रेजों के द्वारा एक फरमान जारी की जाती है कि नागपुर में कोई भी क्रांतिकारी कांग्रेस की झंडा को नहीं फहराएगा। लेकिन इन हरामखोरों को भी जवाब देने के लिए उस टाइम पर इनकी भी बाप का जन्म हो जाता है और 1923 में इसी फरमान के अगेंस्ट नागपुर में लाला लाजपत राय के द्वारा फ्लैग सत्याग्रह और इसके अगले 2 सालों के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि आरएसएस पार्टी के भी हेडगुवे के द्वारा 1925 में फॉर्म करी जाती है। लेकिन यहाँ से अब कुछ क्रांतिकारी का मूड बदल जाता है और कहता है कि भैया देखो, अब ऐसा है कि हम इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि इन हरामखोरों को दौड़ा कर मार के भगाने का। इनकलाब जिंदाबाद। और इसी माइंडसेट को लेकर 1924 में एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नाम करके क्रांतिकारी संगठन SN सन्याल के द्वारा फॉर्म करी जाती है। इन क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों से लड़ने का जज्बा तो खूब होती है, डिटर्मिनेशन भी खूब होती है, लेकिन एक समस्या ये आ जाती है कि सिर्फ जज्बा रहने से कुछ नहीं होता है। युद्ध में जीतने के लिए अपने पास हथियार और पैसा होना बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन इन क्रांतिकारियों के पास ना तो पैसा होता है और ना ही हथियार होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसी चीज के ऊपर बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाती है। इस युद्ध को लड़ने के लिए पैसा और हथियार कहाँ से आएगी। इस मीटिंग में यह तय की जाती है कि जो ब्रिटिशर का लखनऊ में कंटेनमेंट होती है, इस कंटेनमेंट में सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक ट्रेन रवाना होती है जिसमें बहुत सारे पैसा और हथियार होता है। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्लाह खान और रोशन सिंह 9 अगस्त 1925 की रात निकल पड़ते हैं काकोरी रेलवे स्टेशन और उस वक्त के समय पर 3.25 लाख की डकैती की जाती है, जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ा रकम होती है। अब इन क्रांतिकारियों के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सारे लोग पकड़े जाते हैं और बाद में फिर राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब इन सारे महान क्रांतिकारियों को शहीद होने के बाद जो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फॉर्म की जाती है, उसे अब चलाने के लिए यहाँ पर भगत सिंह का एंट्री होता है। लेकिन भगत सिंह ने 1928 में HRA कमेटी के नाम को चेंज करके HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करता है। लेकिन इससे पहले सन 1927 में लॉर्ड इरविन भारत की वॉइसरॉय बनते हैं और वॉइसरॉय बनने के बाद इनके अंडर जॉन साइमन के द्वारा साइमन कमीशन को फॉर्म की जाती है। इस कमीशन के तहत लॉर्ड इरविन को ये कहना था कि हम भारतीय लोगों के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि भारत के पार्लियामेंट में भारतीय लोगों को हिस्सेदारी को हम बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक तो सही था, किसी भी तरह के किसी लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है कि जब साइमन कमीशन ये कहती है कि हम भारतीय सांसदीय को तो बढ़ाएंगे, लेकिन इस सांसद में भारत की कोई भी मेंबर नहीं होगा। तो ये कैसी भारतीय लोगों के लिए भलाई हो सकती है भाई? भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहती है और उसमें कोई इंडियन मेंबर ना होगा तो भारतीय पार्लियामेंट्री के लिए कौन बात करेगा? अब इस कमीशन के अगेंस्ट HSRA कमेटी के द्वारा एक्शन प्लान तैयार की जाती है। जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचने वाला होता है तो उससे पहले लाला लाजपत राय रेलवे स्टेशन पर मौजूद हो जाते हैं और जैसे ही साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, वैसे ही लाला लाजपत राय और भगत सिंह जोर जोर से साइमन गो बैक के नारे लगाने लगती है। इतने में ही वहां पर मौजूद ब्रिटिशर पुलिस कमिश्नर पुलिस को ये आदेश देता है कि इस प्रोटेस्टर पर लाठी चार्ज करो। पुलिस और प्रोटेस्टर एक्शन में आ जाता है और दुर्भाग्य से इस बार लाला लाजपत राय के सर पर काफी चोट लगने के कारण से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और फिर से एक महान योद्धा क्रांतिकारी को खोना पड़ता है। लेकिन लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु निकल पड़ते हैं लाहौर की पुलिस हेडक्वार्टर में उसी पुलिस कमिश्नर को हत्या करने के लिए जिन्होंने लाठीचार्ज करने की आदेश दिया था। जब ये तीनों क्रांतिकारी पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर पुलिस कमिश्नर नहीं होते, लेकिन इन तीनों को तो ब्रिटिशर को जवाब देना था और इसके बदले एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उसी थाने में 7 गोलियां उसके सीने पर मारता है और उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। और ये केस इतना फेमस होता है कि इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1928 के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम फेंकने की भी तैयारी करता है, लेकिन अफसोस
इस बार फिर से इनकी कोशिश नाकाम रहती है और दुर्भाग्य से भगत सिंह को गिरफ्तार कर ली जाती है। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन तीनों क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दी जाती है। और उस दिन पूरे भारत के लोग इस गम को भुला नहीं पाता है। उनकी शहादत भरी जिंदगी ने देश को एक नया मार्गदर्शन देता है और आज भी उन शहीदों के नाम हर भारतीय के दिल में बसता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद भगत सिंह की आज़ादी की दिशा में एक नया कहानी की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा वाले आइडियोलॉजी को मजबूत बनाते हैं और एक नया आंदोलन से देश को एक यूनाइटेड फ्रंट में एक करता है। 1931 में महात्मा गांधी और उस टाइम के रहे वायसरॉय इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को इन दोनों के बीच एक समझौता होती है और महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी उसे बंद करते हैं। गांधी जी ने 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ मिलकर पुनः पैक्ट करते हैं जिसमें हरिजनों को अलग से व्यवस्था प्रस्थान करने की मांग पूरी करती है और अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की जाती है। इसके अलावा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना होती है जो किसानों के अधिकार और समृद्धि के लिए काम करती है। उस समय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी 1936 में ही बनाई जाती है जो लेबर क्लास के अधिकार और हितों के लिए उनकी 1935 में भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की शुरुआत होती है। 1935 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होती है और इस एक्ट के तहत बर्मा भारत से अलग हो जाता है। 1942 में महात्मा गांधी की अंडर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसमें भारत ने ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए पूरी तरह से अलग। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचती है जिससे भारत सरकार के नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के अंदर एक संविधान करना होता है लेकिन अपने देश के नेता इसे पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रॉसिंग बैंक कहते हुए खारिज कर देते हैं। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू करते हैं जिसे भारत ने ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए अपने लिए स्वतंत्रता का मार्ग दिखाने के लिए मार्ग को शुरू करते हैं। यह आंदोलन भारत के कोने कोने में फैल जाता है जिसमें जनता ने आज़ादी की मांग में भाग लेते हैं और देश के कोने कोने में तांडव का माहौल बन जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़ी मेहनत करता है लेकिन पूरे देश की जनता के अंदर आज़ादी की जोश देकर ब्रिटिश सरकार को भी पीछे हटने पर मजबूर होने पड़ता है और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचती है जिसे ब्रिटिश सरकार ने देश के नेताओं के बीच इस मिशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार लाया जाना चाहिए जिससे आज़ादी के बाद भी देश एक कानून के तहत चलती रही। इससे पहले 1939 में मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाई जाती है। 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन लाया जाता है जिसमें सबसे पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 2 नेशन थ्योरी की डिमांड उठाई जाती है और मुस्लिम समुदाय के लिए एक सेपरेट देश पाकिस्तान का भी इसी वक्त डिमांड उठाई जाती है। और फाइनली 20 फरवरी 1947 को एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया की डिक्लेरेशन हो जाती है और लॉर्ड माउंटबेटन बन जाते हैं लॉर्ड वायसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। यहाँ पर तो अपनी देश अंग्रेजों से आज़ाद हो जाती है लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज़ादी की खुशी कहीं न कहीं गम में भी बदल जाता है जब अपनी ही जमीन को 2 टुकड़े में बांटे जाते हैं। 3 जून 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया को डिसीजन की जाती है और इस तरह से एक खूबसूरत देश भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो जाती है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है और लियाकत अली खान पहला देश की प्रधानमंत्री बनते हैं और 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा भारत देश आज़ाद होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो दिन आ जाता है जिसका इंतजार कई दिनों से होती है जब हम सोचते हैं उन वीर सपूतों की कुर्बानी के बारे में जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान को कुर्बानी की। तब पूरे भारत के लोगों के अंदर आंख से आंसू आ जाता है। उनकी तपस्या, उनकी हिम्मत और उनकी साहस हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। हमारे आने वाली 1000 जनरेशन भी इस कुर्बानियों को याद करेगी। महात्मा गांधी ने जिस तरह से सत्य और अहिंसा का रास्ता को चुनकर इस देश को आज़ादी दिलाते हैं और यही चीज़ हमें ये याद दिलाती है कि किसी भी मुश्किल में अगर हमारे इरादे पक्के हैं
तो हम किसी भी मुश्किल को पूरा कर सकते हैं। और मैं अपनी कहानी को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाते जाते आप सभी मेरे साथ जय हिंद जय भारत के नारा लगाते हुए चलिए।